हेलो हेलो हेलो। सो गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमेश शर्मा सबका स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल या बैच जीत 2025 बैच में, और मेरी ओर से आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर नंबर 2 फॉर चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो पिछली बार हमने डिस्कशन को ओवर किया था यूजिंग एनसीईआरटी। कहाँ पे छोड़ा था हमने डिस्कशन को? हमने छोड़ा था डिस्कशन को एट दैट पॉइंट जहां पे मैं आपको बता रहा था वर्ल्ड पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ डाटास, और मैंने आपको बताया था कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है ना? तो हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। अब यहां से वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं हम, ठीक है ना? तो दिस अलार्मिंग पॉपुलेशन, देखना, क्योंकि ये पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है तो हमें फूड शेल्टर जैसी बेसिक नीड्स के भी लिए भी जो है स्ट्रगल करना पड़ता है लोगों को। सो दिस alarming rate of population, this alarming rate of population creates a situation, एक ऐसी सिचुएशन आ गई है where people have to struggle for the basic needs as well, where people has to struggle for such basic small basic things, या small तो नहीं है वैसे, है ना? such basic needs like shelter, food, है ना, clothing, इन सब के लिए भी लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है, और कहीं कहीं के पास तो होते भी नहीं। ठीक है, सो यू शुड बी थैंकफुल कि आपके पास ये सारी चीजें हैं। और अगर मान लीजिए कुछ ना हो तो आप ये ना देखिए कि उसके पास है ना? अब मैं इतना ज्ञान नहीं दूंगा ज्यादा। चलिए, हाँ, तो आगे अब देखना, इसके लिए हमने किया गया, गवर्नमेंट ने क्या किया कि यार पॉपुलेशन थोड़ी कंट्रोल में आए, तो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड मेनी प्रोग्राम्स। तो जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, है ना, गवर्नमेंट टुक सम इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट टुक सम इनिशिएटिव्स टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है? इंसेंटिव्स वर गिवन टू स्मॉल फैमिलीज। इंसेंटिव्स वर गिवन टू स्मॉल फैमिलीज, और ऐसा होना भी चाहिए, है ना? स्मॉल फैमिलीज को इंसेंटिव दिए जाते हैं। ये भी हो सकता था या कुछ, अब मैं क्या बताऊं गवर्नमेंट को कि क्या क्या करना चाहिए, बट स्टिल ठीक है। तो जो छोटी फैमिलीज थी, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन कम है ना, मान लीजिए दो ही बच्चे हैं, तो वहां पे पॉपुलेशन थोड़ी कम कंट्रोल कर रहे हैं वो पॉपुलेशन को। ऐसा नहीं हो कि यार हमारे 15 15 16 16 बच्चे, नहीं। इनके मान लीजिए स्मॉल फैमिलीज का मतलब नियरली अप टू 2 to 3 चिल्ड्रन आर देयर इन दैट फैमिली, तो उसको आप बोलते हो स्मॉल फैमिली। मेजरली मतलब मेजोरिटी टाइम्स इट्स ऑफ 4 मेंबर्स, मदर फादर एंड 2 बच्चे, ठीक है। तो ऐसी फैमिलीज को बोलते हैं स्मॉल फैमिलीज। उनको इंसेंटिव दिए गए ताकि प्रमोट हो स्मॉल फैमिलीज। इंसेंटिव का क्या मतलब होता है? पैसे देना या कुछ ऐसे, है ना, उसको बोलते हैं इंसेंटिव, स्मॉल अमाउंट देना, ठीक है, या कुछ रिलीफ देना किसी चीज का, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंसेंटिव, जो कि स्मॉल फैमिलीज को दिए गए। स्लोगन्स वर प्रमोटेड, कई सारे स्लोगन्स प्रमोट किए गए। एक फेमस आपने सुना भी होगा, हम दो हमारे दो, है ना, हम भी दो और हमारे बच्चे भी दो, ऐसा ये एक स्लोगन है जो कि दिया गया, प्रमोट किया गया। और इसका भी मतलब यही है कि यार पॉपुलेशन को कंट्रोल करिए। थर्डली, थर्डली अवेयरनेस रिलेटेड, अवेयरनेस रिलेटेड कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का भी अवेयरनेस जो है वो प्रोवाइड किया गया। क्या होता है ये? आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। आज पूरे लेक्चर में हमने यही करना है, और मैं सारे आज करवा के जाऊंगा। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस आज हम कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम एमटीपी यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इनफर्टिलिटी को टॉपिक को कवर करेंगे, और उसके साथ ही 3 4 लेक्चर्स में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अवेयरनेस रिलेटेड कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस एंड देयर अवेलेबिलिटी, है ना, उनका फ्री पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भी, कई की जगह फ्री पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा, ठीक है। इसके अलावा और क्या किया गया? और जैसे देखो, मैरिजेबल एज को बढ़ा दिया। अगर मान लीजिए मैरिजेबल एज छोटी है ना, तो वो सेक्सुअल इंटरकोर्सेज में बड़ी पहले से ही इन्वॉल्व हो जाएंगे, और उससे प्रेगनेंसी वगैरह होगी, और उससे भी बच्चे ज्यादा बढ़ेंगे, नहीं पॉपुलेशन फिर से बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वही है कि मैरिज एज फॉर फीमेल, फीमेल की मैरिज एज कर दी गई 18 ईयर्स,
एंड मेल्स की मैरिज एज कर दी गई 21 ईयर्स। तो इसको नोट करिए, ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब आपको मेनली तो ये चीज पढ़नी है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस आपको पढ़ने हैं, और पहले आपको जानना है कि कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस क्या होते हैं और कौन सा एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो हम यूज कर सकते हैं। तो इसको नोट करिएगा जल्दी से जल्दी, बिकॉज ये पुराने का ही कंटिन्यूएशन है, कोई हेडिंग वगैरह है नहीं इसमें, ठीक है ना। इसको जल्दी नोट कर लीजिए, काइंडली नोट इट डाउन, मैं इस पे पिक्चर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस एंड आइडियल कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस। या आइडियल कंट्रासेप्टिव मेथड कौन होगा, कौन सा होगा, कौन होगा, क्या कोई बंदा है क्या है? ये देखिए इसको, क्या नाम है भाई? पपलू। ए पपलू कहाँ बैठा है? हैं? चौराहे पे बैठा है, ताश का मैच देख रहा है, पत्ते चल रहे हैं यहाँ पे, तो कोई किताब की तुम खोलते, कोई रिवाज नहीं है तुम्हारे यहाँ ऐसा है? कोई किताब खोल ले यार, एनसीईआरटी खोल ले, नहीं तो खुद के नोट्स लिख ले, कुछ जो भी लिखवा रहा हूँ, पता नहीं क्या कर रहा है यार, कमेंट करने में ध्यान है? हैं? इधर देख बदतमीज कहीं का। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस या मेथड्स भी बोल सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स या कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस? तो इसके बारे में आपको जानकारी मैं भी दूंगा। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस वो चीजें होती हैं, है ना, दे आर यूज्ड while sexual intercourse to prevent pregnancy, to prevent प्रेगनेंसी, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स भी हो जाए और प्रेगनेंसी ना हो, ऐसा कुछ हमें करना है। तो वैसे तो ये चलो क्या ही हरकतें हैं वैसे तो ये, ठीक है, बट मैं क्या बोलूँ इसमें फिर तुम कमेंट करोगे फालतू के, ठीक है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस वो डिवाइसेस है जिसको यूज करके सेक्सुअल इंटरकोर्स तो हो रहा है बट प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। सो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कौन सा होगा बताइए? आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कौन सा होगा? कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कौन सा होगा? सबसे पहला तो वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, है ना। ऐसा थोड़ी है यार कि मान लीजिए आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है तो आप उसको लेना चाहते हो क्योंकि आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते, तो आपको कोई बोले नहीं यार वो तो तुम्हें अफ्रीका के जंगलों में मिलेगा। अफ्रीका के जंगलों में जाओगे, अफ्रीका के जंगलों में जाओगे, वहां पे आपको एक एक्स मैप दे दिया, आपको आपको एक पेड़ मिलेगा, पेड़ के नीचे एक्स लगा होगा, एक्स के नीचे आपको खोदना है, खोदने के बाद मिलेगा। अरे ये क्या बात है यार, इजीली अवेलेबल होना चाहिए ना, मतलब आसपास कहीं मिल जाए, मेडिकल स्टोर्स पे या कहीं पे अवेलेबल। साथ में इजी टू यूज भी होना चाहिए, ऐसा ना हो इसको यूज करने बड़ा डिफिकल्ट हो, राइट। अच्छा पहले तुम्हें क्या करना है, सुबह में ये करना, रात को ये और दोपहर को ये, फिर उसके बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स में जाना, फिर प्रेगनेंसी रुकेगी। तो ये तो नॉट इजी टू यूज होगा ना। इजी टू यूज, साथ में अवेलेबल लिख दिया, और द कॉस्ट फ्रेंडली होना चाहिए। कॉस्ट फ्रेंडली यानी इकोनॉमिकली भी मतलब प्रॉपर होना चाहिए, इतना महंगा भी नहीं इतना सस्ता भी नहीं, सस्ते तो क्या, बट महंगा नहीं होना चाहिए ज्यादा। और साइड इफेक्ट्स लीस्ट होने चाहिए, नो साइड इफेक्ट्स या लीस्ट साइड इफेक्ट्स, नो स्लैश लीस्ट साइड इफेक्ट्स होने चाहिए। एंड ऑफ कोर्स इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव मतलब सोचे थे कि हम सेक्सुअल इंटरकोर्स में जा रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं चाहते तो यूज कर लें, है ना, बट वो इफेक्टिव ही नहीं था। इफेक्टिव होना चाहिए लिख देते हैं, शुड बी इफेक्टिव लिख लो, इट शुड बी इफेक्टिव। मतलब क्या कहने का तात्पर्य है इससे, एक मिनट, ओके चलिए देखते हैं बाद में। मेल आई है एक चीज की, चलिए उसको छोड़ेंगे। हाँ बट इट शुड बी इफेक्टिव का क्या मतलब है कि यार आप मान लीजिए सोच रहे हैं कि मैंने यूज तो कर लिया, प्रेगनेंसी तो होगी नहीं, पता चले वो इफेक्टिव ही नहीं था। आपने यूज कर लिया, सेक्सुअल इंटरकोर्स भी कर लिया, उसके बाद भी प्रेगनेंसी हो गई, उसको यूज करने के बाद भी प्रेगनेंसी हो गई, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर हम कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव का क्या मतलब होता है, मतलब कॉन्ट्रासेप्ट का क्या मतलब हुआ कि आप उसको रोक रहे हैं, है ना। तो इसको आप नोट करें, इट शुड बी इफेक्टिव। नेक्स्ट, इट शुड बी रिवर्सिबल। इट शुड बी रिवर्सिबल बोले क्या मतलब यार रिवर्सिबल का? कभी तुम कह रहे हो इफेक्टिव होना चाहिए, कभी तुम कह रहे हो रिवर्सिबल होना चाहिए। रिवर्सिबल का मतलब तो ये हुआ अगर मैं इसको यूज कर रहा हूं तो मैं दोबारा उसको यूज, क्या मतलब बताता हूं। देखो रिवर्सिबल का मतलब है कि यार जब मैं उसको चाह रहा हूं यूज कर रहा हूं, बट उसके बाद अगर मैं उसको रिमूव कर रहा हूं तो मैं फिर से प्रेगनेंसी करवा सकता हूं, ठीक है। तो फिर प्रेगनेंसी के चांसेस हैं, ऐसा ना हो कि अगर मैंने उसको एक बार यूज किया फिर प्रेगनेंसी कभी भी नहीं हो सकती, जैसा सर्जिकल मेथड में होता है। सर्जिकल मेथड आपने पढ़ा हुआ है क्लास 10th में, इसलिए मैंने इसका नाम लिया। ऐसा नहीं है यार कि आपको बिल्कुल भी नहीं आता, कुछ भी इस चैप्टर के बारे में आपको आता है, ठीक है। इट शुड बी रिवर्सिबल, और हाँ इट शुड नॉट इंटरफेयर
It should not interfere in the daily, या डेली सॉरी यार क्या बोल रहा हूं मैं, इन द इंटरकोर्स, इन द इंटरकोर्स, उसका इंटरकोर्स में कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। इंटरकोर्स जैसा है वैसे ही चलेगा, बस प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है। अब वो प्रेगनेंसी चाहे जैसे मर्जी रुक रही है, बस रुकनी चाहिए। अब वो हम देखेंगे कि कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस कैसे कैसे किस किस टाइप के हो सकते हैं। तो पहले आप इसको नोट करिए, फिर मैं आपको आगे का काम लिखवा देता हूं। पिक्चर क्लिक कर लेते हैं, राइट। हाँ जी, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। यस, सबसे पहले जो हम स्टार्ट करें दैट आर नेचुरल मेथड, उसमें हम कोई भी बाहर की एक्सटर्नल चीज यूज ही नहीं कर रहे। तो सबसे पहली चीज तो उसमें कोई भी साइड इफेक्ट्स होते ही नहीं है। देयर आर नो साइड इफेक्ट्स ऑफ नेचुरल मेथड, है ना। इतनी दूर फेंक दिया, ज्यादा दूर हो गया भाई। सबसे पहला है, पढ़ क्या रहे हैं हम, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स स्लैश डिवाइसेस। ठीक है ना। सबसे पहला आप पढ़ेंगे नेचुरल मेथड। एज द नेम सजेस्ट, इसमें कुछ भी एक्सटर्नल चीज यूज नहीं हो रही, तो इट इज हैविंग लीस्ट साइड इफेक्ट्स, लीस्ट साइड इफेक्ट्स। बट साथ ही में ये लीस्ट इफेक्टिव भी होता है, मतलब लीस्ट इफेक्टिव भी होता है, मतलब हाई चांसेस हैं कि इसको यूज करने के बाद भी प्रेगनेंसी हो जाए। अब नेचुरल मेथड में आपको तीन टाइप्स पढ़नी है, तीन चीजें पढ़नी है। सबसे पहला है पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। सेकेंड इज लैक्टेशनल एमनियोरिया, लैक्टेशनल एमनियोरिया। ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, बुक में किसी और ऑर्डर, बुक में ये लास्ट में दिया हुआ है। एंड at last there is periodic assistance, lactation pneumonia and coitus interruptus। ये तीन तरह की चीजें आपके पास। एक मिनट कितना टाइम हो गया यार, 12 मिनट तो हो गए यार, 18 मिनट और है, उसके बाद ये लेक्चर मैं यहीं पे रोक दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे किसी और को भी फोन देना है। ठीक है, तो पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, लैक्टेशन एमनोरिया एंड कोइटस इंटरप्टस। तो सबसे पहला कौन सा है, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। इसमें आपको पता है, यू विल जस्ट कैलकुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक पीरियड ऐसा होगा, एक टाइम पीरियड ऐसा होगा, अगर उस टाइम पे स्पर्म पहुंच गया फीमेल बॉडी में, तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बड़े हाई हैं। आप उस टाइम पे स्पर्म को ना पहुंच जाए, उसके अलावा किसी और दिन कोई टेस्ट कर लें। अब वो टाइम हम कैसे देखेंगे, उसको ध्यान से देखना। सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूं, तो ओवम और स्पर्म में से लाइफ साइकिल, लाइफ टाइम मैंने आपको बताया था इन दोनों का, इन दोनों को मैंने आपको लाइफ टाइम बताया था। तो ओवम फॉर 24 आवर्स रहता है जिंदा एक बार रिलीज होने के बाद, और ये 72 घंटे तक जिंदा रहेगा। तो जिस दिन ओवम रिलीज हुआ है, उससे 3 दिन पहले अगर स्पर्म आ गया तो भी वो फर्टिलाइज कर देगा, और अगर उससे एक दिन बाद आ गया तो भी वो फर्टिलाइज कर देगा, राइट। मतलब आप 3-3 दिन का गैप मानिए, तो कुछ ऐसा 7 दिन का आप मान के चलिए पीरियड होगा, जिस दिन या जो टाइम किस चीज के लिए होगा, जो टाइम किस चीज के लिए होगा, जो टाइम होगा मोस्ट फर्टाइल टाइम। अब देखना, मान लीजिए 14th डे पे वैसे आता है ना ओवम मोस्टली, अगर 28 डेज का है तो 14th डे पे ओवम आएगा। तो इस डे पे स्पर्म अगर प्रेजेंट है, तो वो स्पर्म कब कब आ सकता है, वो 13th डे पे भी आ सकता है स्पर्म, है ना। मान लो 13th डे पे ही करवा दिया किसी ने स्पर्म का, तो वो अभी भी जिंदा रहेगा। 12th डे पे भी, 11th डे पे भी, ये तीनों दिन जिंदा ही है स्पर्म, है ना, बिकॉज उसको 3 दिन का लाइफ टाइम होता है। 14th डे वो उसको फ्यूज भी कर सकता है। 15th डे पे अगर मान लीजिए ओवम आया, तो भी 14th, मतलब मान के चलिए 15, 16, 17, तो ये पूरा का पूरा टाइम पीरियड जो है, ये मोस्ट फर्टाइल टाइम पीरियड होता है, मोस्ट फर्टाइल टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो इस टाइम में अगर आपके पास कोई स्पर्म आ रहा है, तो 100% चांसेस हैं कि वो इसको फ्यूज, हाई चांसेस है कि वो इसको फ्यूज कर दे। सो पीरियोडिक एब्सिस्टेंस में क्या है, द डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्रॉम डे 10 टू डे 17 आर हाईली फर्टाइल। ये हाईली फर्टाइल डेज होते हैं। सो नो सेक्सुअल इंटरकोर्स, नो सेक्सुअल इंटरकोर्स should
बी इन दिस टाइम। इस टाइम को छोड़ के आप किसी और दिन, मान लीजिए 17 दिन हो गया, मान लो खत्म होने वाला है ना, तो 28वें दिन तो चलो पहले ही हो गया, वो तो मेंसेस स्टार्ट हो जाएगा। बट उस टाइम पे, मतलब जब ये फर्टाइल ना हो, उस टाइम पे आप इसको करें सेक्सुअल इंटरकोर्स को, तो ज्यादा आपके पास चांसेस हैं कि प्रेगनेंसी नहीं होगी। बट ऑफकोर्स इसके फेल होने के चांसेस हाई है, मतलब मेन फेल होने के चांसेस इसके बड़े ज्यादा होते हैं क्वाइटस इंटरप्रेस के, फेल होगा ही होगा, मतलब मोस्ट ऑफ टाइम। लैक्टेशनल एमनियोरिया, इतना ही दिया हुआ एनसीईआरटी में, इतना याद रखना है। लैक्टेशनल एमनियोरिया, अच्छा जब एक, मतलब लैक्टेशन क्या होता है, बर्थ देने के बाद जब मिल्क रिलीज होता है, मिल्क इजेक्ट होता है, उसको बोलते हैं लैक्टेशन, है ना। तो वो मिल्क इजेक्ट कब होता है, जब बर्थ हो जाता है किसी बेबी का। तो जब भी एक मदर ने किसी न्यू मदर या किसी को, मान ली किसी बेबी को जन्म दिया है किसी मदर ने, तो 6 महीने तक उसकी बॉडी लैक्टेटिंग बॉडी होती है, मतलब उसकी जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं उसमें से मिल्क इज सिक्रेटेड। तो उस टाइम पे उसके पास कोई भी ओवम या कोई भी एग रिलीज नहीं होता, कोई ओवुलेशन नहीं होती 6 महीने तक। तो अगर मान लीजिए उस टाइम पे स्पर्म उधर पहुंच रहा है बॉडी में, तो कोई ओवम ही नहीं है, तो फ्यूज किस चीज से करेगा। और वो क्यों नहीं है कोई ओवम, बिकॉज इस टाइम पे प्रोलैक्टिन इज वेरी वेरी हाई, सारे हार्मोन्स इतने हाई होते हैं और वो ओवम को ग्रो ही नहीं करने देते हैं। प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन हाई होते हैं, बिकॉज वो प्रेगनेंसी हार्मोन्स वगैरह है ना, तो वो भी हाई रहेंगे, ताकि क्या हो, वो एफएसएच और एलएच को नेगेटिव फीडबैक मिले। पिछले चैप्टर में पढ़ा है, तो वो पिछला चैप्टर देख के आइएगा, अगर किसी को नहीं आता है ऐसे भी याद रख सकते हो कि यार इसमें हार्मोन्स हाई होते हैं, तो इस कारण से वो ओव्यूलेशन ही नहीं हो रही होती। ठीक है, तो लैक्टेशनल एमनोरिया ड्यूरिंग द इनिशियल 6 months of a mother who had gave birth to a newborn, comma, hormones like PRL, और भी कई सारे हार्मोन्स होते हैं जो हाई होते हैं, जैसे आपने पढ़ा था ना, तो कई सारे हार्मोन्स आपने पिछले चैप्टर में पढ़े थे जो हाई रहते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी भी। ठीक है, तो लाइक पीआरएल जो कि मिल्क सिक्रीटिंग हार्मोन था, याद करो, मिल्क प्रोड्यूसिंग, सॉरी, मिल्क सिंथेसाइजिंग। लाइक पीआरएल, हार्मोन्स लाइक पीआरएल आर हाई, एंड ये ओव्यूलेशन नहीं होने देंगे, एंड नो ओव्यूलेशन इज देयर, नो ओव्यूलेशन इज देयर। तो इस टाइम पे अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, तो आप मान लीजिए कि इसमें प्रेगनेंसी नहीं होगी। यानी आप इस टाइम पे इनिशियल 6 मंथ जब बच्चे को जन्म दिए हुए हैं, तब आप अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं तो कोई बच्चा नहीं पैदा होता है या कोई प्रेगनेंसी नहीं होती है। थर्ड मेथड है क्वाइटस इंटरप्टस। तो जगह है क्या नीचे, इससे नीचे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकते, ऊपर लिख देते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ थर्ड वाला, ठीक है ना, क्योंकि एक ही पेज पे आपके फिर एक आ जाएगा ना नेचुरल मेथड में। ओके, यहाँ इसको भी मिटा दूं क्या, चलो लिख लेते हैं इसको, तो रहने दो ऐसे। थर्ड है आपके पास क्वाइटस इंटरप्टस। क्वाइटस इंटरप्टस में क्या होता है, क्वाइटस इंटरप्टस में क्या होता है, अब मान लीजिए सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, तो जो मेल पार्टनर है उसको अपना पेनिस बिफोर इजैकुलेशन, अब इजैकुलेशन क्या होता है, इजैकुलेशन होता है कि उसकी बॉडी से स्पर्म रिलीज हो, बिफोर दैट स्पर्म रिलीज उसको अपने पेनिस को वेजाइना से निकालना है ना। तो ये है इंटरप्टस। तो क्वाइटस कर रहे थे, वो इंटरप्ट हो गया। क्वाइटस क्या होता है, इंटरकोर्स, ठीक है ना, तो वो इंटरप्ट हो गया, इसलिए इसका नाम है क्वाइटस इंटरप्टस। इन दिस मेथड द मेल पार्टनर हैज टू अब इसका एक्चुअल वर्ड्स देख लेता हूँ मैं क्या है, वैसे आपको समझा तो दिया ही है मैंने, है ना, कहाँ है, हाँ, विड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम वेजाइना, बिकॉज एक्चुअल वर्ड्स हैं वो ज्यादा बेटर रहते हैं। फ्रॉम द वेजाइना ऑफ फीमेल, फीमेल के वेजाइना से उसको आप निकाल लें बिफोर इंसेमिनेशन या बिफोर इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म्स, जिसको आप इंसेमिनेशन भी बोलते हो। इंसेमिनेशन क्या होता है कि उसको वेजाइना में रिलीज करना, अब वेजाइना में रिलीज होने से पहले ही आपने उसको निकाल दिया, तो वो क्वाइटस इंटरप्टस हो गया। अब ये जो है मतलब लीस्ट इफेक्टिव मानिएगा इसको,
लीस्ट इफेक्टिव है कौन सा? कोइटस इंटरप्टस वाला, लीस्ट इफेक्टिव। ठीक है, ठीक है ना? तो ये आप नोट करिए, और ये आपके पास नेचुरल मेथड आर नाउ कंप्लीट। इसकी एनसीईआरटी से रीडिंग कर लेते हैं नेचुरल मेथड की। तो सबसे पहले आप देखना, नेचुरल मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ स्पर्म मीटिंग। तो हम इसमें सिर्फ स्पर्म के मीटिंग को हटा रहे हैं। पीरियोडिक एब्सिस्टेंस में हमने 10 to 17 डे तक कोई भी अवॉइड किया है कोइटस। ठीक है, ओव्यूलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड। फर्टाइल पीरियड होता है। नेक्स्ट, विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस चेक करना। विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस, मेल पार्टनर विड्रॉज हिज पेनिस बिफोर इजैकुलेशन एज टू अवॉइड द इंसेमिनेशन। लैक्टेशनल एमनोरिया चेक करिए। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मतलब वही है, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा तो ऑफ कोर्स मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है ना, बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओव्यूलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन। जब इंटेंस लैक्टेशन हो रहा है ड्यू टू दिस हार्मोन, उस टाइम पे ये सब नहीं हो रहा होता, ओव्यूलेशन वगैरह। ठीक है, तो देयरफॉर ब्रेस्ट फीडिंग जब हो रहा था, एज द मदर ब्रेस्ट फीड्स द चाइल्ड फुली, चांसेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आर ऑलमोस्ट निल। ठीक है, हाउएवर दिस हैज टू बी रिपोर्टेड टू इफेक्टिव अप टू 6 मंथ्स। तो वही लिखवाया मैंने, 6 मंथ्स तक ही ये ज्यादातर इफेक्टिव माना गया है। एज नो मेडिसिन आर यूज्ड, साइड इफेक्ट्स आर वेरी लेस। तो वही लिखा है हमने, लीस्ट साइड इफेक्ट्स हैं। और लास्ट में देखना, फेलियर के मेथड बड़े ज्यादा हैं, तो इसीलिए मैंने इसको लीस्ट इफेक्टिव सबसे ज्यादा कहा है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा लीस्ट इफेक्टिव है। बाकी सारे तो फिर भी हम मान सकते हैं, कुछ समटाइम्स दे कैन बी इफेक्टिव एज वेल, बट ये सबसे कम इफेक्टिव होता है। इसको आप नोट करिए। फिर हम आते हैं बैरियर मेथड पे। ओ माय गॉड, ये तो 21 मिनट हो गए। मेरे ख्याल से इसका बैरियर मेथड ही हो पाएगा। इसको नोट कर लीजिए। बैरियर मेथड और केमिकल मेथड हो जाएगा, फिर कुछ बच जाएंगे ना थोड़े बहुत। कोई दिक्कत नहीं है यार, इस चैप्टर को लिए मान लीजिए आपको 5 लेक्चर भी लग जाएंगे तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप पिछले उसमें देखेंगे ना, पिछले साल उसमें मैंने 3 लेक्चर्स में करवाया था, और एक लेक्चर जो है वो 1-1 घंटे का था, मतलब नियरली 1-1 घंटे का। कोई 45 मिनट का, कोई 50 मिनट का, कोई 55 मिनट का है ना, तो उस अकॉर्डिंग तो मान सकते इसको 4-5 लेक्चर्स लग ही जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है कौन सा आपके पास, वो ये चल रहा है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। उसमें सेकेंड मेथड है आपके पास बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में आप स्पर्म को ओवम, मतलब स्पर्म को आप ओवम तक पहुंचने नहीं देते। वी do not, या we stops the sperm, we block the entry, हाँ, block the passage of sperm to the female body। और हमने उसी को रोक दिया तो फिर ऑफ कोर्स आगे हो ही नहीं पाएगा। बैरियर मेथड में आपको क्या याद रखना है, कॉन्डम्स के बारे में याद रखना है। इसके बाद आपके पास आएंगे आईयूसीडीज या इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, उससे पहले केमिकल मेथड पढ़ेंगे। तो कॉन्डम्स आर फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए होते हैं। एक आपको ब्रांड का नाम दिया हुआ है इसका, वो याद रखना है। ब्रांड का नाम है निरोध। ये निरोध, काहे करते हो विरोध, निरोध। ठीक है, लेट मी चेंज द मार्कर। तो ब्रांड का नाम क्या है, निरोध है। अच्छा, मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए है। और कॉन्डम्स के बारे में एक और चीज, मेडअप ऑफ रबर और लेटेक्स। और क्या ये रीयूजेबल होंगे? ऑफ कोर्स नॉट। रीयूजेबल तो नहीं है, बट इजी टू यूज है। एक मिनट, फिर से कोई हमें दूसरा लेना पड़ेगा। ये भी नहीं प्रॉपर चल रहा है यार। ठीक है, नॉट रीयूजेबल, एंड साथ में ये इफेक्टिव भी होते हैं, दे आर हाईली इफेक्टिव। मतलब कभी कभी जो है नॉट इफेक्टिव भी माने जाते हैं, बट मोस्टली दे आर इफेक्टिव ओनली। ठीक है, तो हम मेन मेन चीजें यहाँ पे लिख ली हैं, मेड अप ऑफ रबर और लेटेक्स, नॉट रीयूजेबल। और साथ ही में आप एक और चीज लिखना, मेल में कहाँ पे यूज होगा और फीमेल में ये कहाँ पे यूज होगा। मेल में कवर्स द पेनिस, इसको पेनिस के ऊपर कवर करवा देंगे इससे पेनिस। ठीक है, अब देखा कैसा डायग्राम होता है इसका, आपको डायग्राम भी दे रखा है इसका, इसलिए बना हुआ है, ऐसा कुछ बनाया होगा स्ट्रक्चर है ना। चेक कर लो इसको आप, एनसीईआरटी खोलना ना, वहां पे आपको सामने बनाइए। ये दिख रहा है आपको, ये वाला जो है दिस इज कॉन्डम फॉर मेल, और फीमेल का देखो दोनों साइड से है, एक साइड से आपको बंद होगा ये। ठीक है ना, तो दिस इज कॉन्डम फॉर फीमेल। ओके, ठीक है, तो दिस इज फॉर मेल एंड दिस इज फॉर फीमेल।
आई होप एंड बिलीव दिस इज क्लियर. So it covers the penis and here it covers the cervix and vagina. Cervix and vagina, cervix and vagina को कवर कर रहा है. अब देखो पेनिस कवर हो गया, सर्विक्स एंड वजाइना कवर हो गया, मतलब अगर स्पर्म रिलीज हो रहा है तो मेल के केस में अगर मेल ने यूज किया तो यहीं पे रह जाएगा स्पर्म. देखो यहीं पे रह गया, यहीं पे रह गया, ठीक है ना. तो स्पर्म यहीं पे रह जाएगा, उधर तक पहुंचेगा ही नहीं फीमेल बॉडी तक. तो इससे क्या होता है, इससे आपके पास जो अलग अलग बीमारियां होती हैं, कौन सी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एसटीआईज भी प्रिवेंट होती हैं. एसटीआईज भी प्रिवेंट होती हैं. दिस इज अ पॉजिटिव पॉइंट फॉर दिस, पॉजिटिव पॉइंट फॉर दिस यूज ऑफ कॉन्डम्स. इससे एसटीआईज भी प्रिवेंट होती हैं. एसटीआईज का क्या मतलब है, जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से एड्स वगैरह हो गया, उसको भी ये रोकता है. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का एग्जांपल देख लीजिए, एड्स, अब आगे पढ़ेंगे भी, जेनिटल हर्पस, है ना. तो ये सारी डिजीजेस इससे रुकती हैं, प्रिवेंट होती हैं. कैसे, अब देखो कोई फ्लूइड ही नहीं एक्सचेंज हो रहा, एज नो फ्लूइड रीचेस और टचेस द फीमेल बॉडी. फीमेल बॉडी, अगर फीमेल बॉडी को टच भी हो गया ना हल्का सा फ्लूइड भी, तो भी एड्स के या कोई भी बीमारी है एसटीआई, तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं. तो यही आपके पास कॉन्डम्स में आपको याद रखना है, मेल और फीमेल का, है ना. कवर्स द सर्विक्स एंड वजाइना और ब्लॉक्स द एंट्री, है ना. उस पर कवर करके क्या कर रहा है, ब्लॉक्स द एंट्री. इसके अलावा, कॉन्डम के अलावा फीमेल के केस में, फीमेल के लिए और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे डायफ्राम, वॉल्ट्स, डायफ्राम हो गया, वॉल्ट्स, कैप्स, सर्वाइकल वॉल्ट्स एंड कैप्स, है ना. तो इनका क्या काम है, देखो नाम से पता चल रहा है सर्वाइकल कैप्स है, तो ऑफ कोर्स दे कवर्स द सर्विक्स. अब यहाँ पे वेजाइना भी कवर्ड था, यहाँ पे सर्विक्स कवर्ड है सिर्फ. अब देखो कैसा होता है डायग्राम, ये वेजाइना है, या अगर ऐसा वेजाइना है, वेजाइना है, ये सर्विक्स है, ये सर्वाइकल कैनाल होता है ना. दिस इज वेजाइना, सर्वाइकल कैनाल एंड सर्विक्स. तो ये सर्विक्स है. अब ये सर्विक्स को भी कवर कर रहा है, तो इसके पीछे वाले सारे पार्ट कवर हो रहा होगा ना अगर सर्विक्स को कवर कर रहा है, बट ये सिर्फ वेजाइना तक ही कवर कर रहा है. एक मिनट, सॉरी उल्टा बोल दिया ना मैंने, ध्यान से देखना. अगर मैं डायग्राम बना रहा हूं, दिस इज सर्वाइकल कैनाल, दिस इज सर्विक्स एंड दिस इज वेजाइना. इसमें वो वेजाइना और सर्विक्स दोनों को कवर कर रहा है, यानी कि ये ऐसा लग रहा है वेजाइना को भी कवर कर रहा है और सर्विक्स को भी कवर कर रहा है. तो इसमें तो एसटीआई होने का कोई चांस ही नहीं है. अगर स्पर्म आ भी गया तो भी वो वेजाइना से टच नहीं हो रहा है, किसी भी ऑर्गन से टच नहीं हो रहा. बट अगर इस केस में स्पर्म आ गया, जब उसने सर्वाइकल कैप्स या वॉल्स यूज किए हैं, तो माना कि सर्विक्स पे तो एंट्री ब्लॉक्ड है, यहाँ पे एंट्री ब्लॉक्ड है, बट इधर या इस पार्ट पे तो टच कर गया ना फ्लूइड. तो इस केस के लिए आप कहोगे कि ये एसटीआई को प्रिवेंट नहीं करते हैं. ये जो डायफ्राम वॉल्ट और सर्वाइकल कैप्स हैं, ये एसटीआई को प्रिवेंट नहीं करते हैं, क्योंकि यार फ्लूइड कम से कम वेजाइना और सर्वाइकल कैनाल का तो टच हो गया ना. तो बस इसी कारण से ये एसटीआई को तो प्रिवेंट नहीं करेंगे, ठीक है. और इसके अलावा आपको पास बस यही है, बैरियर मेथड में तो यही है. अब हम बैरियर मेथड को पढ़ लेते हैं, बट उससे पहले एक और मेथड है, केमिकल मेथड. केमिकल मेथड भी आप यहीं पे लिख लीजिए, केमिकल मेथड भी यहीं पे लिख लीजिए. स्पर्मिसाइडल, देखो स्पर्मिसाइडल का क्या मतलब है, स्पर्म को किल करने वाली. स्पर्मिसाइडल फॉर्म्स jellies, creams, etc. along with the barrier method are very effective. मतलब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्पर्म किलिंग कोई क्रीम लगा दी जो स्पर्म को किल कर देती है. स्पर्म अगर रिलीज हुआ, उस स्पर्म को किल भी कर दिया. फिर मान लीजिए अगर ये रबर वाला है तो फट भी सकता है ना, कोई फट भी गया, फिर भी जो स्पर्म्स जा रहे हैं वो किल्ड स्पर्म्स हैं, तो इससे कोई हार्म नहीं होगा, प्रेगनेंसी अभी भी रुक जाएगी. तो इसलिए ये केमिकल मेथड आपको याद रखना है. कितना टाइम हो गया यार, हाँ जी, तो ये लास्ट ही था और अब हम इसको रीडिंग कर लेते हैं इसकी, ठीक है. तो एनसीईआरटी क्या कह रहा है उसको एक बार रीड कर लेते हैं. In barrier method, ovum and sperm are prevented from physically meeting with the help of barriers. Such methods are available for both females and males. Condoms are the barriers used. Thin latex, thin rubber और latex sheath के बने होंगे. Cover the penis and vagina in the female. Just before coitus, ejaculated semen do not enter the female reproductive tract. हमने पहले से पढ़ लिया. This can prevent contraception. Conception माने pregnancy.
निरोध एक ब्रांड है, एसटीआईज और एड्स को भी रोकता है। दे आर डिस्पोजेबल, डिस्पोजेबल माने नॉट रीयूजेबल, डिस्पोज कर देते हो उसको आप। कैन बी सेल्फ इंसर्टेड है, और प्रेगनेंसी मतलब वो भी देते हैं, प्राइम वो भी देते हैं ना क्या, सेल्फ इंसर्टेड एंड प्राइवेसी भी देते हैं यूजर्स को, है ना। ऐसा ना हो कि उसको डॉक्टर के पास जाके लगवाना पड़े, डॉक्टर भी जज करे अलग से, ठीक है। कहाँ गया, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स आर आल्सो मेड अप ऑफ रबर, ठीक है, और उनको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ताकि सर्विक्स को हम कवर कर सकें, बट इससे दे दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म्स, वही बात हो गई। दे आर रीयूजेबल स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फोम्स आर यूजुअली अलॉन्ग, इनके साथ यूज करेंगे तो कॉन्ट्रासेप्शन को हम रोक सकते हैं। अब एक चीज यहाँ पे मैं लिखना भूल गया या लिखवाई नहीं, दे आर रीयूजेबल, ये तीनों जो हैं ये रीयूजेबल हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर का ये लेक्चर भी कंप्लीट होता है। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम बाकी के 3 बचे हुए हैं ना, 3-4 बचे और, ठीक है, तो हम उनको कवर करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, जय श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।